ठीक है ना। यानी कि संस्कृत के साहित्य में पुरुषों का बहुत योगदान है, जो लेखक पुरुष हैं उनका बहुत योगदान है। स्त्री लेखक का क्या योगदान है ये आज हम लोग यहां समझेंगे, ठीक है ना। स्त्री लेखक का क्या योगदान है ये आज हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को पूरा करिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। एक बच्चे कह रहे हैं कि भोजपुरी सुमित भाई आपके बिना सर मन ही नहीं लगता है। काहे भाई, हमारा बिना काहे नहीं मन लगता है ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बात ऐसा है कि आज हम लोग इस चैप्टर को बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। छोटा सा चैप्टर है लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ अर्थ देखेंगे और अगली क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 2 क्लास में एक चैप्टर हम खत्म कर देते हैं। अगर एक क्लास अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो 2 क्लास की जगह 1 क्लास में ये खत्म हो सकता है। लेकिन चूंकि 9:30 बजे से आज आप लोगों का व्याकरण है, 9:30 बजे से आज व्याकरण वाली क्लास भी है, तो व्याकरण वाला क्लास आप लोग मिस न कर दें। इसलिए हम पूरे 1 घंटा ना पढ़ा करके इसको थोड़ा सा और कम टाइम में खत्म कर करके और आपको व्याकरण के लिए सहूलियत देंगे, ठीक है ना। तो चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए भाई, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आप हमें यह बताओ कि समाज की गाड़ी जो है वो पुरुषों से सिर्फ चलता है कि स्त्रियों से चलता है या फिर दोनों से चलता है। समाज की जो गाड़ी है वो पुरुषों से चलता है कि स्त्रियों से चलता है या फिर पुरुष और स्त्री दोनों से चलता है, बताइए बताइए जल्दी से। दोनों से चलता है, एकदम सही बात है। समाज की गाड़ी पुरुषों से भी और स्त्रियों से भी दोनों से चलता है। संस्कृत के साहित्य में जितना योगदान पुरुषों का है उससे कम योगदान स्त्रियों का भी नहीं है। स्त्रियों का भी बहुत योगदान रहा है संस्कृत के साहित्य में। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का भी बहुत योगदान है और आज हम लोग मुख्य रूप से यही समझेंगे कि कितना योगदान है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इस पाठ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के बारे में यह बताया गया है कि समाज की गाड़ी जो है, इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि समाज की जो गाड़ी है वह पुरुष और नारियों दोनों से चलती है। समाज की गाड़ी पुरुष से भी चलता है और स्त्री से भी चलता है, दोनों से मिलकर के चलता है। अगर समाज में सिर्फ पुरुष हो तो क्या यह समाज आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर समाज में सिर्फ स्त्री हो तो क्या यह समाज आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों से मिलकर के चलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। साहित्य की अगर बात किया जाए तो साहित्य में भी पुरुष का और स्त्री का दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है। आजकल जो साहित्य रचना हो रहा है, चाहे संस्कृत साहित्य की बात करें, स्त्री जो है वो एकदम भाई सब ना एकदम तैयार है, एकदम तत्पर है कि हम पुरुषों से कम नहीं है। यानी कि संस्कृत के साहित्य में स्त्रियां जो है वो एकदम तत्पर है और यश प्राप्त कर रही है। मतलब स्त्रियों का भी बहुत नाम हो रहा है, स्त्रियों का बहुत नाम हो रहा है कि संस्कृत के साहित्य में वो बड़ा बड़ा काम कर रही है, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में योगदान थोड़ा प्राप्त होता है। अब अगर बात किया जाए संस्कृत साहित्य का तो संस्कृत साहित्य में ऐसा है प्यारे बच्चों कि संस्कृत के साहित्य में स्त्रियों ने प्राचीन काल से ही थोड़ा बहुत नाम किया है। और इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। यानी कि संस्कृत की लेखिका तो बहुत सारा है लेकिन उन लेखिकाओं में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उन लेखिकाओं में जो बहुत प्रसिद्ध लेखिका है उनके बारे में आज चर्चा किया गया है। यानी कि लेखिकाओं में जो बहुत प्रसिद्ध है ना उनके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है ना, जिनके द्वारा साहित्य के निधि को पूरा करने में योगदान मालूम पड़ता है। यानी कि वैसी सभी लेखिकाओं के बारे में चर्चा है जिनसे कि साहित्य का जुड़ाव है, संस्कृत का जुड़ाव है, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चीज हम आपको बताएंगे और जो चीज हाईलाइट करेंगे ना उसको आप लोग बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 स्लाइड का ये मात्र चैप्टर है और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हम उसको हाईलाइट कर देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बाबू। हाईलाइट करेंगे यहीं पर आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। कहा गया है कि विशाल संस्कृत साहित्य को, एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत जो है वो देव भाषा है। यानी कि संस्कृत जो है वो देवताओं की भाषा है। देवी देवता हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में नहीं बोलते थे। सभी देवी देवता संस्कृत ही बोलते थे। जितने भी देवी देवता हुए ना सब संस्कृत में ही बोलते थे। जितने भी देवी देवता हुए सब संस्कृत ही बोलते थे, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने देवी देवता भी हुए ना सब संस्कृत बोलते थे। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि संस्कृत जो है वो अति प्राचीन भाषा है। सबसे पुराना भाषा संस्कृत को कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। कहा जाता है कि सब भाषा के जननी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही सब भाषा का उपज हुआ है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
तो संस्कृत जो है वो विशाल साहित्य है। लेकिन एक बात एकदम सत्य, एक चीज बताएं आपको, एकदम सही चीज बताते हैं, एकदम आप लोग दिल पे हाथ रख के कहिएगा, अभी आप लोग मैट्रिक पास करने के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या 99.99% बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत सिर्फ मैट्रिक पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। मैट्रिक के बाद हमें यह पूरा विश्वास है कि जिंदगी भर आप लोग संस्कृत विषय नहीं चुनिएगा, जिंदगी भर संस्कृत नहीं पढ़िएगा। लेकिन समझो ये चीज कि जो हमारा सबसे प्राचीन भाषा है, जो हमारा दैव भाषा है, देवताओं की भाषा है, यह भाषा आने वाले समय में हमें लगता है विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि आज भी अगर लोग संस्कृत अगर पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ परीक्षा पास होने के लिए। आज भी अगर बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ परीक्षा पास होने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। जैसे देखो, लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इसलिए कि हम अंग्रेजी बोल सकें, भाई अंग्रेजी में हम बातचीत कर सकें, पढ़ते हैं ना। जैसे आप लोग 10वां पास करेंगे तो आप लोगों के लिए हम एक बैच निकालेंगे, स्पोकन इंग्लिश बैच। तो स्पोकन इंग्लिश बैच जो होगा, वहां से आप अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ते हैं ताकि हम अंग्रेजी बोल सकें, अंग्रेजी बोलेंगे अपना पर्सनालिटी बढ़ेगा, भाई लोगों के सामने अंग्रेजी बोलेंगे हमारा इज्जत बढ़ेगा। हिंदी आप बोलते हैं, चलो हिंदी में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन संस्कृत कभी ऐसा सुने हैं कि संस्कृत हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि संस्कृत में हम बातचीत कर सकें? नहीं हो पाएगा। संस्कृत लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि संस्कृत में परीक्षा में पास कर जाए, ठीक है ना। बस यही हमारा जो दिमाग कहता है, हमारा जो लक्ष्य है यही है, ठीक है ना, कि आप लोग बस संस्कृत पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद नहीं पढ़िएगा। तो प्यारे बच्चों, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा सजाया गया है। अब तो संस्कृत बिहार बोर्ड के द्वारा और आसान कर दिया गया कि भाई पहले संस्कृत में कम से कम क्वेश्चन पूछता था तो लोग संस्कृत में पढ़ते थे, अब तो क्वेश्चन वो हिंदी में पूछे लग गया तो लोग संस्कृत वो कभी हिंदी जैसा पढ़ लेते हैं, और हम पढ़ा भी देते हैं हिंदी जैसा, क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसा आता है, हम उसमें हम क्या करें, ठीक है ना। तो भाई अब संस्कृत सिर्फ परीक्षा पास करने वाली भाषा के तौर पर बन गया है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा सजाया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही, यानी कि जिस समय वेद का विकास हुआ, वैदिक काल, उसके आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान था, उसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान दिखी। यानी कि वैदिक काल से, जब से वेद लिखना शुरू हुआ, वेद आया, उस समय से ही जिस प्रकार से सब पुरुष लोग सतर्क थे संस्कृत भाषा को लेकर के, स्त्रियां भी संस्कृत भाषा को लेकर के सतर्क थी, ठीक है ना। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी है। यानी कहा जा रहा है कि वैदिक काल में ऋषिगण जो होते थे, जो ऋषि महर्षि होते थे, वो तो मंत्र बोलवे करते थे, साथ ही साथ उनकी जो पत्नी होती थी वो भी मंत्र बोलती थी। यानी कि ऋषि लोग तो बोलते थे मंत्र, जो ऋषि लोग हुए वो तो मंत्र बोलते थे, ऋषि पत्नियां भी मंत्र बोलती थी। यानी कि ऋषि पत्नियां भी जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को लेकर के सजग थी कि भाई सिर्फ हमारे जो ऋषि महर्षि लोग हैं, जो पति देव हमारे जो हैं, वो सिर्फ कहा संस्कृत बोलेंगे, ऋषि पत्नियां भी सतर्क थी कि संस्कृत हम भी बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में, सुनिएगा जरा ध्यान से, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियां मंत्र का दर्शन कराती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में 24 स्त्रियों का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में 24 ऋषि स्त्रियों का वर्णन है, और अथर्ववेद में 5, ठीक है ना। अथर्ववेद में 5, ये पांचों का नाम भी लिखा हुआ है। ये पांचों का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भृणी, ठीक है ना। ये 5 ऋषि पत्नियां हैं जो कि संस्कृत जो है वो मंत्र उच्चारण कर, संस्कृत का मंत्र उच्चारण करती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो बताइएगा 24, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितनी, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, संस्कृत हम तो पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। हम क्या बोले, 99.99% बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है आप उस 0.1% में से एगो आप ही होंगे जो कि संस्कृत पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप संस्कृत भाषा को बचा रहे हैं। आप अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप संस्कृत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप संस्कृत जैसी भाषा को बचाने के लिए भी पढ़ रहे हैं, आप ये भी मान लीजिए, ठीक है ना। ये तो खुशी का बात है, ठीक है ना बाबू। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 गो ऋषि पत्नियों का वर्णन है, और पांचों का नाम याद रखिएगा। आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे कि अथर्ववेद के 5 ऋषि पत्नियां कौन कौन है जो मंत्र का दर्शन करती हैं। अथर्ववेद की 5 ऋषि पत्नियां, तो याद रखिएगा अथर्ववेद की 5 ऋषि पत्नियां कौन कौन है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भृणी। ये आप लोग याद रखिएगा।
कह रहा है कि बृहदारण्य उपनिषद, अब आपको उपनिषद बहुत सारा है, ठीक है ना, तो उसमें एक उपनिषद है बृहदारण्य। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें एक व्यक्ति है, एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है उनकी नाम है मैत्रेयी, समझिएगा, एक ऋषि है याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का नाम क्या है, मैत्रेयी, ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्य जो है वो अपने पत्नी मैत्रेयी को शिक्षा देते हैं। दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कहा गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी है यह दर्शन शास्त्र में रुचि रखती थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो है, ठीक है ना, वो दर्शन शास्त्र में रुचि रखती थी और दर्शन शास्त्र में रुचि रखने के लिए जानी जाती है। और याज्ञवल्क्य जो है वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यहां से भी एक सवाल आता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की शिक्षा। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो याद रखिएगा, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट किया गया है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आगे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। जनक की सभा, जनक तो आप लोग जानते होंगे, जनक कौन थे? सीता जी के जो पिताजी हुए उनका नाम है जनक, ठीक है ना। तो जनक की सभा में एक शास्त्रार्थ कुशल गार्गी एक विदुषी के रूप में रहती थी। गार्गी एक लेखिका है, गार्गी, ध्यान रखिएगा। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी यानी कि शास्त्रों में एकदम कुशल थी। जो गार्गी थी ना, ये शास्त्रों में कुशल थी, इसलिए कहा गया शास्त्रार्थ कुशल। तो जनक की सभा में कौन थी? गार्गी थी, जो कि विदुषी के रूप में रहती थी। और महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों के अनुशीलन में ऐसा वर्णन मिलता है, यानी कि महाभारत में भी ऐसा वर्णन मिलता है। और महाभारत में सुलभा नाम की एक स्त्री का वर्णन भी मिलता है। महाभारत में एक स्त्री है सुलभा। आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का। महाभारत में किसका वर्णन है? सुलभा। तो महाभारत में एक स्त्री है सुलभा जो कि संस्कृत साहित्य में रुचि रखती थी, उसका वर्णन महाभारत में मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो महाभारत में सुलभा का वर्णन है बाबू, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद प्राप्त होते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 यानी कि 150 पद, ठीक है ना, 150 यानी कि 150 पद जो है वो प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद जो है वो प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया बाबू? ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के 150 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, उसमें विजयांका जो है वो प्रथम है। ये जो 40 कवित्रियों का जो 150 पद मिलता है, ये 40 कवित्रियों में पहला कौन है? तो 40 कवित्रियों में पहला नंबर पर है विजयांका, यानी कि 40 कवित्री में एक कवित्री है जिसका नाम है विजयांका और वो प्रथम है, सबसे पहला है। और उसका रंग कैसा है? तो वो श्याम वर्ण की है। विजयांका का रंग जैसे होता है ना, गोरा है, काला है, सांवला है, तो विजयांका जो है ना वो श्यामली रंग की है, श्याम वर्ण की है। श्याम मतलब होता है सांवला और वर्ण मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वर्ण मतलब होता है रंग। तो बाबू विजयांका जो है वो श्याम वर्ण की है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विजयांका का रंग कैसा था? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी, याद रखिएगा। विजयांका बाबू, विजयांका जो है वो श्याम वर्ण की थी, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। विजयांका जो है वो श्याम वर्ण की है। नीले कमल के पंखुड़ियों के श्याम वर्ण की विजयांका को कौन नहीं जानता है? कहा गया है कि नीले कमल के पंखुड़ियां, उनका जो रंग है वो श्यामला है। जिस प्रकार से नीले कमल के पंखुड़ी का रंग श्यामला होता है, उसी प्रकार से विजयांका का भी जो रंग है वो कैसा है? श्यामला है। विजयांका का भी रंग कैसा है? श्यामला है। और दंडी के द्वारा, दंडी है, दंडी के द्वारा उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, ठीक है ना। तो यहां से एक सवाल ऐसे भी आता है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो याद रखिएगा कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहने वाले कौन है? दंडी है, ठीक है ना। दंडी ने विजयांका को क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? ध्यान रखिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है विजयांका को, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ठीक है बाबू।
लैपटॉप में क्लास, लैपटॉप में भी क्लास चलता है, आप चाहें तो लैपटॉप से भी देख सकते हैं, हमारे फीचर्स हैं भाई, ठीक है ना। आगे अब देखिए, विजयांका का जो काल है वो 8वीं शताब्दी के आसपास, उसका काल 8वीं शताब्दी के आसपास अनुमान किया जाता है। विजयांका का काल कौन शताब्दी माना जाता है? 8वीं शताब्दी। याद रखिएगा, विजयांका का काल किस शताब्दी माना जाता है? 8वीं शताब्दी में। आपसे पूछा जाएगा विजयांका का काल किस शताब्दी में है, तो बताइएगा 8वीं शताब्दी में है, ठीक है ना। आगे कहा गया है कि चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका मानी जाती है। चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका मानी जाती है। अब विजयांका का एक दूसरा नाम भी सामने आ गया, विजय भट्टारिका। तो विजयांका और विजय भट्टारिका दोनों एक ही है। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, उसी प्रकार से विजयांका का दो नाम हो गया। विजयांका तो एक है और दूसरा विजय भट्टारिका। और विजयांका के पति कौन थे? तो विजयांका के पति थे चंद्रादित्य। चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो याद रखिएगा चालुक्य वंश के। तो आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो बताइएगा विजयांका या विजय भट्टारिका, ठीक है ना। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी का ही नाम है विजय भट्टारिका या फिर विजयांका, एक ही हुआ। विजय भट्टारिका या विजयांका एक ही हुआ। और याद रखिएगा कि चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के थे। पूरा हम बता दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सारे हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी और विजयांका उसी को कहा जाता है, विजय भट्टारिका को ही। इसके अलावा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा आदि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका के स्पष्ट रूप से पद मिलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2-3 दक्षिण भारत की लेखिकाओं का नाम लिखें, तो दक्षिण भारत की लेखिका कौन है? दक्षिण भारत की लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत की लेखिका है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा, ये सब दक्षिण भारत की लेखिका है, ठीक है ना। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिण भारत की लेखिका कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की लेखिका कौन है, तो आप स्पष्ट बताइएगा दक्षिण भारत की लेखिका कौन है बाबू। तो आप स्पष्ट बताइएगा कि दक्षिण भारत की लेखिका है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रावा, ये सब दक्षिण भारत की लेखिका है। क्लियर हुआ? ये सब दक्षिण भारत की लेखिका है, ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बाबू। चलिए आगे, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए। विजयनगर राज्य के जो राजा थे वो संस्कृत भाषा को बचाने के लिए अथक प्रयास किए, ठीक है ना बाबू, ध्यान रखिएगा। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, यानी कि विजयनगर के जो राजा थे वो संस्कृत भाषा को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी, यानी कि विजयनगर राजा की जो रानियां थी वो भी संस्कृत में बहुत कुशल थी। विजयनगर राज्य की जो रानियां थी, विजयनगर तो संस्कृत भाषा के, विजयनगर के राजा तो संस्कृत भाषा को बचेबे किए, साथ ही साथ विजयनगर के जो रानियां थी वो भी संस्कृत भाषा में बहुत कुशल थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी के द्वारा मधुरा विजयम जैसे महाकाव्य को अपने स्वामी के विजय घटना पर रचित कर दिया गया। देखिए 14वीं शताब्दी का बात है, एक महिला थी जिसका नाम है गंगा देवी, और ये गंगा देवी किसकी पत्नी थी? तो कंपन राय की पत्नी थी, ठीक है ना। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय की पत्नी थी, ठीक है ना। तो कंपन राय युद्ध करने के लिए गए थे और युद्ध में वो विजय हो गए, और जब विजय हुए, जब जीत गए, तो उनके विजय होने की खुशी में कंपन राय की पत्नी जो गंगा देवी थी वो एक बहुत बड़ा ये किताब लिख दी। आप उसको किताबें कह सकते हैं, बहुत बड़ा किताब लिख दी, महाकाव्य, महाकाव्य जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो महाकाव्य लिखी और उस महाकाव्य का क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम। तो आपसे पूछा जाएगा कि मधुरा विजयम किनके द्वारा लिखा गया है, तो बताइएगा गंगा देवी के द्वारा। मधुरा विजयम किनके द्वारा लिखा गया है, तो बताइएगा गंगा देवी के द्वारा। कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। आपसे अगर पूछा जाए कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो बताइएगा गंगा देवी। क्लियर है ना, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, मतलब उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है तिरुम लांबा, ठीक है ना। तो अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम है? तिरुम लांबा। बार बार यहां पर बाबू आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे पूछा जाएगा कि कंपन राय की पत्नी तो गंगा देवी, ठीक है ना, कंपन राय की पत्नी तो गंगा देवी, याज्ञवल्क्य की पत्नी तो मैत्रेयी। अब यहां पर आ गया है अच्युत राय की पत्नी, तो अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? तिरुम लांबा। उसने एक वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य कहने का मतलब, चंपू कहने का मतलब होता है जिसमें काव्यखंड और गद्यखंड दोनों रहे। चंपू काव्य कहने का मतलब होता है जिसमें काव्यखंड और गद्यखंड दोनों रहे, उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अच्युत राय की पत्नी जिसका नाम है तिरुमलांबा, उन्होंने एक चंपू काव्य का रचना किया जिसका नाम है वरदाम्बिका परिणय। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि वरदाम्बिका परिणय किनके द्वारा लिखा गया, तो बताइएगा क्या? वरदाम्बिका परिणय किनके द्वारा लिखा गया, तो क्या बताइएगा?
तिरुमलांबा के द्वारा। बरदाम्बिका प्रणय किनके द्वारा लिखा गया? तो सीधे एक शब्द में जवाब बताना है, किनके द्वारा? तिरुमलांबा के द्वारा। और ये कौन थी? तो ये अच्युत राय की पत्नी थी, ठीक है ना। उसमें समस्त गद्य की शोभा पदावली के विन्यास से सुशोभित है। संस्कृत साहित्य में प्रत्येक लंबे लंबे समस्त पद भी प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखिएगा, अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलांबा, और इसने ही लिखा है ये बरदाम्बिका प्रणय। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि तिरुमलांबा के द्वारा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि तिरुमलांबा के द्वारा किस प्रकार के काव्य की रचना की गई, तो आपको बताना है कि तिरुमलांबा के द्वारा चंपू काव्य की रचना की गई, ठीक है ना। चंपू काव्य की रचना, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। आगे अब आधुनिक काल के, ये सब तो हो गया पहले की बात, 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी का बात। अब आधुनिक काल का बात किया जा रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका जिसका नाम है पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल की अगर बात किया जाए तो इसमें एक लेखिका है पंडिता क्षमा राव, इसको आधुनिक काल की लेखिका माना जाता है, यानी कि इधर प्राचीन लेखिका नहीं, आधुनिक काल की लेखिका। और पंडिता क्षमा राव का समय है 1890 से 1953। तो पंडिता क्षमा राव जो कि आधुनिक काल की लेखिका है, इसकी नवाद्या विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध थी। उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्र में किया गया है। अब देखिएगा, पंडिता क्षमा राव जो है, इनके पिताजी का नाम है शंकर पांडुरंग, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग। तो अपने ही पिताजी के ऊपर इन्होंने एक महान काव्य लिखा जिसका नाम है शंकर चरित्र। क्या नाम है? शंकर चरित्र। चूंकि इनके पिताजी का नाम है शंकर, इसलिए जो रचना किया इसका नाम क्या रखा? शंकर चरित्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला चीज तो पूछा जाएगा कि आधुनिक काल की लेखिका कौन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो बताइएगा पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो बताइएगा पंडिता क्षमा राव। आपसे पूछा जाएगा कि ये पंडिता क्षमा राव के पिताजी का नाम क्या है, बताइएगा कि पंडिता क्षमा राव के पिताजी कौन है? शंकर पांडुरंग है। आपसे पूछा जाएगा कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, तो शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमा राव है, ठीक है ना। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, तो बताइएगा पंडिता क्षमा राव है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उसने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की। यानी कि पंडिता क्षमा राव ने सिर्फ एक ही रचना नहीं किया, ये तो अपने पिताजी के ऊपर लिखवे किया शंकर चरित्र। पंडिता क्षमा राव एक तो अपने पिताजी के ऊपर लिख दी शंकर चरित्र, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे काव्य की और गद्य की रचना की, जिसका नाम है सत्याग्रह गीता, जो कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के लिखी थी। क्योंकि महात्मा गांधी सत्याग्रह चलाए थे, ठीक है ना, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। तो बाबू सत्याग्रह गीता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के वो लिखी। तो यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी से प्रेरित होकर के पंडिता क्षमा राव ने किसकी रचना की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पंडिता क्षमा राव ने गांधी जी से प्रेरित होकर के सत्याग्रह गीता की रचना की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मीरा लहरी का बात किया जाए, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सब पंडिता क्षमा राव के द्वारा ही लिखा गया है। एक लड़की कोई बोल रही है कि सर आप बार बार बाबू क्यों बोलते हैं, कभी बहन भी बोल दीजिए। बाबू देखो, बात ऐसा है कि अगर हमसे कोई लड़की मिलने भी आती है ना, तो हमारा आदत हो गया है बाबू बोलने का, ठीक है ना। तो अगर कोई लड़की हमसे मिलने भी आती है तो उसको हम बाबू ही बुलाते हैं कि बाबू तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस क्लास में पढ़ती हो। तो ये सब ना हमारा एक आदत हो गया है। तो बाबू कहने का मतलब छोटे बच्चे से होता है। हम लोग बाबू किसको बुलाते हैं? छोटे बच्चों को प्यार से बुलाते हैं बाबू। चाहे कहीं कहीं पर नुन्नू लोग बुलाता है, तो छोटे बच्चे को, चाहे वो बच्चा रहे चाहे बच्ची रहे, भाई छोटा है तो उसको बाबू बुला सकते हैं प्यार से। तो बस आप ये समझ लेना, ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ हम लड़कों को ही बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पंडिता क्षमा राव के द्वारा बहुत सारा काव्य लिखा गया। सत्याग्रह गीता जो कि गांधी जी से प्रेरित था, और मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति, ये सब ध्यान रखिएगा। वर्तमान काल में कवित्रियों में भी बहुत सारे कवित्री है। अभी अगर वर्तमान काल की कवित्री की बात की जाए तो वर्तमान काल में भी बहुत सारी कवित्री है। जैसे नाम का क्या है, तो पहला नाम है पुष्प दक्षिता, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र के द्वारा संस्कृत साहित्य को पूरा किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की कवित्री है, तो बताइएगा वर्तमान काल की। मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की है, तो वर्तमान काल की। बनमाला भवालकर किस काल की है, तो बताइएगा वर्तमान काल की। तो बाबू याद रखिएगा, पंडिता क्षमा राव सिर्फ आधुनिक काल की, बाकी पुष्प दीक्षिता, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र ये सब जो हैं वो वर्तमान काल की हैं, ठीक है ना। तो यही था पूरा संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर, जो कि हम आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। अब आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगली क्लास में प्यारे बच्चे हम आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम अच्छे तरीके से हम क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया से क्लियर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए बाबू आप लोग तैयार रहिएगा। और अभी आप लोग 9:30 बजे से ये हिंदी व्याकरण के लिए बाबू
टारगेटपुर 12th वाले चैनल पे आ जाइएगा, वहां पे आज विशेषण पढ़ाएंगे, तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, आप लोग आइएगा जरूर, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम विशेषण वाली क्लास में, और इसका कल हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करवा देंगे, अच्छे तरीके से इसको रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।